हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि राजनीति जो सिद्धांत है वो हम क्या पढ़ते हैं, मतलब इसमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे मतलब राजनीति क्या है, पूरा जो चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी का, ये फर्स्ट चैप्टर ही है। इसमें है पूरा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में ही अपन को पूरा डिस्कस करना है। तो इसमें हमने देखा था सबसे पहले कि राजनीति क्या होती है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसका हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि उसकी परिभाषा क्या है, तब तो आगे बढ़ सकते हैं। तो राजनीति हमने देखा और उसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो काफ़ी सारी बातें इसमें हमने देखी है और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि लोगों की सोच राजनीति को लेकर किस तरीके से होती है, हर एक लोगों की अलग अलग तरीके से होती है। देन वहाँ पे जो भी मतलब नेता लोग हैं उनकी सोच अलग है, आम पब्लिक की अलग है। और मेन रूप से जो आम पब्लिक है वो यही मानते हैं कि ये स्वार्थपरक राजनीति होती है, घोटाले वाली होती है, भ्रष्ट होती है, कुछ ऐसे है। बट बाद में बताया गया था कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। यहाँ पे कुछ थिंकर्स है, इनकी भी बातें हमने देखी थी, मतलब कि इनका भी योगदान था। बताया गया कि राजनीति जो दस्तावेज है वो कोई रातों रात जन्मा हुआ नहीं था। मैंने एक गांधी जी की पुस्तक का नाम भी आपको लिखाया था जो हिंद स्वराज के नाम से थी। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे क्या हुआ कि हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया। और ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। स्वतंत्रता यानी कि एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। और हम जब प्रियम्बल पढ़ रहे थे अपना, वहाँ पे मैंने एक एक वर्ड आपको बोला भी था कि आप लिख लीजिएगा इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, स्वतंत्रता यानी कि हमें फ्रीडम है, हर एक चीज की फ्रीडम है। बस इतनी फ्रीडम नहीं है कि हम किसी दूसरों की स्वतंत्रताओं का हनन करें, बाकी हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है। तो हमें स्वतंत्रताएं हैं लेकिन एक दायरे में रहकर, ठीक है। अब हम कहें कि हमें स्वतंत्रता है आंदोलन करने की, तो हम हिंसा पे उतारू हो जाए। हमें आंदोलन कर सकते हैं बट शांतिपूर्वक। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि शांतिपूर्वक कहीं पे भी आंदोलन करने की स्वतंत्रता। तो अब शांतिपूर्वक, ठीक है, ये वर्ड इसीलिए इंक्लूड किया गया है ताकि कोई फिर इसको आधार बना के कि हमें तो स्वतंत्रता, बिल्कुल। हम लोग कल क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा भी था कि उसमें क्या होता है कि मतलब पूरी तरीके से छूट दे दी जाए आपको कि जो मर्जी आए आप करो, क्योंकि आपको तो स्वतंत्रता दी गई है। फिर आप क्या करोगे कि आप हिंसा भी कर रहे हो और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में जाके केस भी कर रहे हो कि हमारी स्वतंत्रताओं का हनन किया जा रहा। तो ये तो फिर हमारे देश के लिए बहुत ही क्रिटिकल समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इसलिए वहाँ पे शांतिपूर्ण यानी शांति वर्ड लगाया गया था कि स्वतंत्रता तो है, देन समानता भी है, इक्वलिटी भी हम देखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, न्याय होता है, जस्टिस की बात यहाँ पे की गई है कि न्याय भी होता है। और यहाँ पे लोकतंत्र हमारा है, डेमोक्रेसी है और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब अभी हमने कल ही क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। एंड आई होप कि जो भी वो क्वेश्चन वाले वीडियोज नहीं देखे हैं जो उन्हें पता होगा, जो नहीं देखे हैं प्लीज जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें से क्या था, धर्मनिरपेक्षता जो था हमारा, यानी कि कोई भी राज्य क्या करे कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता ना दे। यहाँ पे सीधे तौर पे है कि ना तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एक विशेष दर्जा नहीं दे सकती है। यहाँ पे जो जिस धर्म को मानना चाहता है, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से। उसमें किसी यदि जोर जबरदस्ती से कराया जा रहा है तो वो फिर हम नहीं कहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन यहाँ पे अपनी मर्जी से आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हो, उसमें कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, बिकॉज ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट होता है कि यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा। और यहाँ पे यानी कि इससे बताया गया कि यह कानून का राज है, अधिकारों का बंटवारा। और उसके बाद हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। एंड इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा क्या किया गया था कि इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित किया गया था, जो भी हमारा यहाँ पे बात की गई है। तो विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि क्या होता है, रूसो ये थिंकर है, ठीक है, रूसो एक थिंकर है। तो और यहाँ के जो है मार्क्स या गांधी, जो भी थे, गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया।
यहाँ पे गांधी जी का हमारे संविधान में या हमारे देश के आज़ाद होने में बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, संविधान में तो ठीक है पहले था, मतलब गांधी जी की 1948 में डेथ हो जाती है, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, और संविधान हमारा आपको पता है कि 1946 से ये शुरू होता है और जाके 1949 में बनता है, तो और 1948 में ही गांधी जी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा आप ध्यान में रख के चलिएगा। और यहाँ पे ये तीनों ही थिंकर हैं, मार्क्स रूसो भी हैं, जो मार्क्स हैं वो भी विदेशी है। ठीक है, यहाँ के नहीं है, गांधी जी इंडिया के हैं। तो ये राजनेता तो नहीं बन पाते हैं, ये तीनों ही राजनेता तो नहीं बन पाते। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि से कौन से मेंबर थे या कौन से लीडर थे कि जिसकी हमारे स्वतंत्रता पाने में बहुत बड़ी भूमिका थी या संविधान में भूमिका थी, बट वे संविधान के सभा के अध्यक्ष नहीं थे या सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे कौन होगा, गांधी जी। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल बेझिझक लगा सकते हैं कि गांधी जी किसी भी, ना तो पार्टी के थे, ना तो अध्यक्ष थे, तो और ना ही वहाँ के सदस्य थे। उसके बाद क्या होता है, नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। यानी कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच, मतलब जो भी वो उनके थॉट्स होते थे, वो हम आज भी पढ़ रहे हैं कि गांधी जी ने ये कहा, रूसो ने ये कहा, मार्क्स ने ये कहा, मार्क्स का सिद्धांत ये है, मार्क्सवादी ये है। तो इसमें से उनके जो थॉट्स हैं आज भी हमारे जहन में है। जब भी कभी हम डिमोटिवेट होते हैं, तो कभी कभी ऐसे थॉट्स अच्छे अच्छे पढ़ते हैं। ठीक है, कि आप गांधी जी को पढ़ लो या जो भी आप जिसे भी आइडल मानते हो आप उसे उन्हें पढ़ लो। तो यहाँ पे उनकी जो थॉट्स हैं या विचार हैं वो अभी चल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। साथ ही क्या होता है कि ऐसे बहुत से समकालिक विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं और विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। और देन उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें कि क्या आप पहचान सकते हैं, ये चीज़ें आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पे यदि हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है कि लेकिन क्या यह सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है, यानी कि जो पहले हुआ क्या अब हमारे लिए प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब क्या होता है कि चलिए ठीक है, गांधी जी ने कहा कि एक मतलब अंधे को आंख देना है, सॉरी ऐसे ही कुछ उनका थॉट था, जो भी था, तो उसमें से क्या वो आज प्रासंगिक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अभी हम इसके आंसर को खोजेंगे कि हाँ प्रासंगिक है आज भी या नहीं है। इसमें है कि क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं, यानी कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं, ये नहीं वर्ड याद रखिएगा कि अभी तो इसमें सवाल उठ रहा है कि यदि प्रासंगिक है तो क्या हम स्वतंत्रता या लोकतंत्र नहीं प्राप्त कर चुके अभी। भारत सचमुच स्वायत्त और लोकतंत्र है। हालांकि यहाँ पे अब बात की गई है कि हमारा इंडिया जो है वो सचमुच, को इसमें झूठा वो नहीं है, स्वायत्त और लोकतंत्र है। ठीक है, सॉरी स्वतंत्र है। हालांकि क्या होता है कि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों को का उठना बंद नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं। तो इसमें बात की गई है कि हाँ हमारा जो देश है वो एक स्वायत्त और स्वतंत्र है। हाँ, लेकिन इसमें ये हुआ है कि जो अपनी इक्वलिटी के लिए, इक्वलिटी राइट के लिए जो भी मांगे होती हैं, जो भी फ्रीडम होता है, मतलब फ्रीडम के लिए अपनी जो भी आवाज़ उठाते हैं लोग लोकतंत्र से संबंधित, तो ये एक सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते रहते हैं। ठीक है, ये आम बात है क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड का मतलब आपको साइकिल, कार, एरोप्लेन का एग्जाम्पल याद हो यदि, तो कुछ इस तरीके से इनकी कंडीशन होती है। और क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि जितने भी हमारे सेक्टर हैं अलग अलग रफ्तार से क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास क्या होता है कि समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है। ठीक है, इसमें अब थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पे क्या बात की गई है कि लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है। ठीक है, कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव हो।
यानी कि अब इसमें क्या होगा कि राजनीतिक अधिकार में समानता हो सकती है। एंड आपको ये चीज़ें बखूबी पता है, हालांकि मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है। और आप सोचते होंगे कि मैडम कितना बोलती हैं, हम पढ़ा चुके, जब सारा पढ़ा चुकी तो क्यों पढ़ा रही हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी हमें आगे बहुत सी चीज़ें पढ़ना है, बट यहाँ पे याद दिलाना आपको इम्पॉर्टेंट होता है कि हम क्लास 7th में पढ़े थे ये चीज़ें, फर्स्ट चैप्टर ही था शायद, कि वहाँ पे जब इलेक्शन होता है, ठीक है, तो सारे लोग उनके जो भी मतलब जो मालिक थे, जो नौकरानी थी, तो वो सब क्या करते थे, वोट जब होता है, मतलब जो इलेक्शन होता है वहाँ पे जब वोटिंग होती है, हम सब एक दिखते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात की गई है कि लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार यानी कि आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके वोटों के या मतों का मूल्य होता है एक होता है, वहाँ पे आप इक्वल हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो देश के, चाहे आप हो एक गरीब आदमी हो, चाहे एक बहुत ही अमीर आदमी हो, लेकिन आप सबके मतों का मूल्य एक ही होना, वहाँ पे आप इक्वल हो। बिल्कुल नो डाउट आप इक्वल वहाँ पे नहीं हो, आप इक्वल हो। लेकिन उसके बाद हम आते हैं बाहर, और यहाँ पे देखते हैं कि जाति या गरीबी के कारण अभी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव है। सबसे ज़्यादा तो जाति, देन उसके बाद गरीबी। हमने पढ़ा था हर जगह पे भाषा के आधार पर है, कहीं पे रंग के आधार पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में क्या है, वो जाति के आधार पर भेदभाव होता है। और यहाँ पे रंग के आधार पर तो नहीं होता, रंग के आधार पर करेगा कौन। केरल के आदमी कुछ किसी और कलर के दिखते हैं हमें, महाराष्ट्र के किसी और कलर के दिखते हैं हमें, मध्य भारत के किसी और कलर में हमें दिख जाते हैं, असम के हमें कुछ चाइनीज टाइप के दिखते हैं, और वहाँ पे हम बात करें जम्मू कश्मीर के कुछ और टाइप के दिखते हैं हमें, उनका रहन सहन पहनावा अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कलर के आधार पर तो हमें भेदभाव करने का वो ही नहीं है, ठीक है, कि हम बहुत अच्छे हैं, कौन बहुत अच्छा है वो तो फिर टाइम ही बताता है, कि यहाँ पे वो अलग बात होती है। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं इसका भी एक जियोग्राफिकल रीजन होता है, आपको पता होना चाहिए। आप जब देखेंगे ना जियोग्राफी पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं ये काले गोरे का हालांकि मैं एक बार और समझा चुकी थी, बट आज जो भी नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। ये काले गोरे का जो भेदभाव होता है वो क्यों होता है, इसमें मेन रूप से होता क्या है ना, कि मान लीजिए ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई, ठीक है, हमारी पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं, यहाँ पे क्या होता है बीच से इक्वेटर जाती है। आपको पता है कि जो सूर्य की किरणें आती हैं इक्वेटर पे हमारे सीधे पड़ती हैं, ठीक है। तो जब हमारा सन आएगा, इधर से मान लीजिए सूर्य की किरणें आ रही हैं, आपको पता होगा कि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इधर जापान है, मान लीजिए इधर से सूर्य की किरणें आ रही, इक्वेटर में जो है वो सीधे पड़ेंगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, ये जो हमारी पृथ्वी है वो राउंड कर रही है। पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है और वो घूम रही है, ठीक है। तो वहाँ पे दिक्कत हमें क्या आती है कि दिक्कत नहीं कह सकते, इसमें क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है, डायरेक्ट इक्वेटर पे आ रही, सीधी पड़ती है, यानी कि तिरछी नहीं पड़ती, बिल्कुल सीधी पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब वो सीधी पड़ेंगी तो मान लीजिए यहाँ पे आप हो, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे इंडिया हमारा हो गया पूरा, ये एशिया मान के चलिए। फिर इसमें से यहाँ पे अफ्रीका आता है, अफ्रीका में हमारी तीनों ही रेखाएं आती हैं, कर्क रेखा आती है और इक्वेटर आता है और मकर रेखा भी आती है। उसके बाद इधर आता है आपका नॉर्थ, जो भी हमारा अमेरिका है, और इधर साउथ अमेरिका आता है। और उसके बाद यानी कि अभी इसके बाद इधर पे क्या आता है, हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब यहाँ की जो सूर्य की किरणें हैं, ये इनकी जो सिचुएशन होती है, हमने बताया इक्वेटर पे सीधे पड़ रही हैं, ध्यान दीजिएगा बात को आप, कि इक्वेटर पे ये सीधे पड़ रही हैं, ना कि कर्क रेखा या मकर रेखा पे। कर्क रेखा और मकर रेखा का भी एक टाइम पीरियड होता है कि कब इसमें सीधी रेखाएं पड़ती हैं। और ये जो ठंडी गर्मी होती है वो इसीलिए होती है, हम कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव में 6 महीने रात या 6 महीने दिन होता है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि उत्तरी ध्रुव यहाँ बात करते हैं, या यहाँ तो हमारे यहाँ जब दिन होगा वहाँ रात होगी, तो ऐसा नहीं है, मतलब दिन बड़ी रात छोटा, कुछ ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं गोरे काले का भी बता रही हूँ, तो गोरे काले पे ही चलते हैं। तो अब देखिए इक्वेटर से मैंने बताया कि आपको ध्यान देना है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। इक्वेटर से हमारा केरल पास में पड़ता है, हमारा जो केरल है वो पास में पड़ता है, राइट। यहाँ के आदमी आप सोचिए कैसे होंगे। आप देखते हो साउथ इंडियन के आदमी ना, मतलब थोड़ा सा उनका रंग जो होता है वो डार्क होता है,
जो साउथ इंडियन के, चाहे तमिलनाडु के हों चाहे केरला के हों, तो ये उनकी गलती नहीं है, जियोग्राफिकल रीजन ही हमारा ऐसा है, ठीक है, कि यहाँ के लोग ऐसे होंगे। यहीं पे हम मध्य भारत में आते हैं, थोड़ा आपको मिडिल में दिखेंगे, कुछ गोरे कुछ काले कुछ किसी तरह के दिखेंगे। ये असम इधर जाएंगे आप तो जैसे चाइनीज वाले होते हैं ना छोटे छोटे से, तो वहाँ पे जो भी होते हैं, हो सकता है कि आप असम में से कोई भी सुन रहे हो आप, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। बस मैं एक आपको समझा रही हूँ कि अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये इनकी थोड़ा सा ना रंग रूप जो भी शक्ल होता है वो चाइनीज वालों से मिलती रहती है, उनका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है यहाँ से। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे, और इनका जो रंग होता है आप समझ सकते हैं कि इधर से कितना जाएगा या कितना सूर्य की किरणें जाएंगी, कैसे पड़ेंगी, तो वहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे, आप समझ गए ठीक है कि ज़्यादातर इफेक्ट इक्वेटर से सीधी जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो हमारे बॉडी में एक वो होता है, हार्मोन्स पाया जाता है, तो जिससे क्या करते हैं कि यदि धूप जितनी ज़्यादा पड़ेगी वो उतना डार्क होता है, ठीक है, मेलानिन जिसे कहते हैं, मेलानिन। तो इसके कारण हम गोरे और काले होते हैं। हीरोइनों को देखते हो आप ना, वो क्या करती हैं कि मतलब काफ़ी काली काली होती हैं, बाद में बहुत एकदम से मतलब ग्लो करने लगती हैं, तो वो पैसे का कमाल होता है। जो मेलानिन हमारा है उसे आप निकलवा दो तो आपका रंग जो है वो बिल्कुल वाइट हो जाना है। और यदि मेलानिन जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आप साइंस में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे हमारा रंग उतना ही गहरा होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप अफ्रीका वालों की बात करो, इसमें ये लोग भेदभाव करें तो क्या करेंगे यार, यहाँ इक्वेटर में जो रह रहे हैं उनका रंग तो देखने लायक बनता है, मतलब जो इतने में रह रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका में जो है पूरा ये जो हमारा है तीनों रेखाएं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तीनों रेखाएं किस देश से जाती हैं गुजरती हैं, तो मतलब किस महाद्वीप से, तो अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पे अब इनकी सिचुएशन आपको क्या होगी, आपको अफ्रीका वाले इतने काले काले से क्यों दिखते हैं, इतने ब्लैक क्यों दिखते हैं, अमेरिका वाले इतने गोरे क्यों दिखते हैं, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे है, ये अमेरिका हमारा है। यहाँ पे भेदभाव क्यों होता है, क्योंकि अफ्रीका वाले यहाँ चले गए थे और इसीलिए इसमें भाव की स्थितियां बन जाती है, ठीक है। तो अब इसमें आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा हम अपने सब्जेक्ट से आउट हो गए थे, बट अभी फिर से आ रहे हैं कि यहाँ पे मैं जाति के बारे में, तो थोड़ा रंग भी आ गया, ठीक है। तो जाति के बारे में हमारे इंडिया में ही देखने को मिलता है, और इंडिया में रंग का क्यों ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपको समझ में आ चुका कि क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो जब जियोग्राफी वगैरह पढ़ा करिए, थोड़ा ध्यान दिया करिए, और मैं इसीलिए थोड़ा सा उसे इसमें लाती रहती हूँ कि हमारा सब्जेक्ट सिर्फ पॉलिटी में ना रह जाए, सब में चले। और उसके बाद इसमें क्या होता है, संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, कुछ वहीं कुछ क्या होता है कि दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हो, कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने के लिए जो भी मतलब चाहा लक्ष्य पाने में सक्षम है, जबकि क्या होता है कि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूल पढ़ाई में भी अक्षम है, यानी कि स्कूल में वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो और उसके लिए क्या होता है, उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है, यानी कि आज भी कुछ क्रिटिकल समस्याएं बनी हुई है। दूसरे क्या होता है, यानी कि दूसरी बात करते हैं, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, पहले समानता की बात की, अब स्वतंत्रता कि यहाँ पे स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है, और यहाँ पे क्या है कि जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है, और इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। और उसके बाद क्या होता है कि इनकी यानी पुनर्व्याख्या कि मौलिक अधिकारों में जो पहले दे दिया गया था, विकास परिवर्तन ही प्रकृति का नियम था, जो पहले था ऑब्वियस है कि परिवर्तन अब होना है, पहले की डिमांड कुछ और थी, अभी हमारी डिमांड कुछ और है, तो उनमें से थोड़ा बहुत उनकी पुनर्व्याख्या होना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी सारा अमेंडमेंट वगैरह होते हैं, तो इसीलिए होते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है अब उसकी, ठीक है। तो इसमें पुनर्व्याख्या की जा रही है, और इसकी एक वानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार, यानी कि यहाँ पे आजीविका का अधिकार हमारा एक चैप्टर था, उसमें हम चीज़ें पढ़े थे कैसे होता है, और क्या होता है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई, यानी कि अदालतों द्वारा क्या की गई, पुनर्व्याख्या इसकी की गई है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो
सॉरी। और यहाँ पे क्या होता है कि सूचना के अधिकार को गारंटी एक कानून द्वारा की गई है और समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं, साथ के साथ क्या होता है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए और इनका विस्तार भी। ठीक है, यानी कि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है समय के साथ साथ इसमें संशोधन हुए और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इनका विस्तार भी हुआ है। विस्तार का मतलब क्या है कि हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो बढ़े नहीं है। बढ़े का मतलब कि जो 6 थे अभी भी 6 है, लेकिन इनके अंतर्गत जो भी हमारे अधिकार थे कि जो हमें इतने आर्टिकल के अंतर्गत जो चीज़ें मिली थी, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें 6 ही स्वतंत्रताएं थी तो उसमें और इंक्लूड कर दी जाएंगी, या आर्टिकल 21 के अंतर्गत कुछ स्वतंत्रताएं थी उसमें और इंक्लूड कर दी जाए। जैसे निजता का अधिकार जो था वो हमारा एक फंडामेंटल राइट माना गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये बात कही गई थी कि निजता का अधिकार भी हमारा एक मौलिक अधिकार होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। तो फंडामेंटल राइट हमें अभी बात करें प्रेजेंट टाइम तक में ओनली 6 ही हैं और अभी उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हुए हैं। और जो संपत्ति का अधिकार था हालांकि एक घटाया ही गया है और उसका भी रीजन हम पढ़ चुके हैं कि क्यों होता, मतलब क्यों इसे घटाया गया था, ठीक है, या हटाया गया था। और उसके बाद बात करते हैं यद्यपि क्या होता है कि न्यायिक व्यवस्थाएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। यानी कि आप देखते हो कि आए दिन यहाँ पे नीतियां जो नीतियां हैं या नियम है उनका निर्माण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो वो आज समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए। और जब हम एग्जाम देते हैं आपने सुना होगा कि कई यूपीएससी टॉपर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें बिन मांगे सलाह देनी होती है। यानी कि जब भी हम अपना आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पे कोई हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे वन कंट्री वन राशन कार्ड का जो भी आया था हमारा, तो अब उसमें से यदि क्वेश्चन आ जाता है या हमारा हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ऑब्वियस है कि हम वो चीज़ें लिखेंगे कि इसकी डिफिनेशन क्या है, उसके कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे, देन बाद में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक दो सुझाव देंगे। यानी कि हमारी तरफ से यदि कुछ गवर्नमेंट ऐसा वर्क करती है तो और भी क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स लाई काफ़ी बेटर है, बट ये कुछ काम कर ले तो और भी बेटर स्थितियां बन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सुझाव हम दे सकते हैं और वहाँ पे जब हम ऐसे सुझाव देते हैं तभी हमें दिखता है कि हाँ इस बंदे में लीडरशिप की क्वालिटी है कि ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना हो तो ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो उनमें थोड़ा सा हमारे नंबर बढ़ने में सुविधा मिलती है हमें। और इसमें बताया गया है तीसरा आता है जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारी जो दुनिया है वो बदल रही है हम इसमें क्या करते हैं, आज़ादी और आज़ादी से संभावित खतरों के नए नए नियमों की हमेशा खोज करते रहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं तो वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। यानी कि जो अभी आदिवासी संस्कृति या जंगल में जो लोग रह रहे हैं यानी कि जो हमारी जनजातियां हैं वो आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। ठीक है, बहुत मतलब गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इम्प्रूव नहीं किया जा रहा है, बट आज भी कुछ जो आदिवासी संस्कृतियां हैं या कि कुछ जो भी जंगलों में रह रही है उन्हें बहुत सी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। ना तो बिजली मिल रही, ना पानी मिल रहा, ना तो एजुकेशन मिल रहा, वहाँ यहाँ तक कि भूख मिटाने के लिए जो हम अच्छा खाना खाते हैं उन्हें वो भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और ये सिर्फ अभी किया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट जो हमारी है वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, अभी कोशिश कर रही है। कंप्लीटली हम नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने अपना पूरा काम कर लिया है, बस अभी वो उसमें लगी है अपने कार्य में। और जैसे ही मतलब अभी तो इतना वो भी नहीं है कि कंप्लीट कर पाएगी, बट ठीक है कि कर रही है, इतना बहुत है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। यानी कि इसमें जो हमारे टेररिस्ट हैं या जो भी अपराधी है तो इनको नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा क्या करती है, भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय की गई है। यानी कि इन फ्यूचर अभी हम ये एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी समथिंग
2008 तक की है। और इसमें क्या बात की गई इंटरनेट के बारे में, यानी कि जो इंटरनेट हमारा है वो व्यापार से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, पहले बात की गई थी, पहले ही बात कर दी गई थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार वगैरह, ट्रेड वगैरह के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस देने वाली है। और यहाँ पे कोविड-19 ने हमें दिखा दिया या समझा दिया कि आज इंटरनेट था तो काफ़ी चीज़ें आसान थी हमारे लिए, वरना और भी जो इकोनॉमिकली कंडीशन कहीं ना कहीं हम इंटरनेट के थ्रू, यानी कि आप देखते हो कि हम अमेज़न से कुछ भी ऑर्डर कर सकते थे, वो हमें पहुंचा जाता था, मतलब ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती थी, कोई भी चीज़ चाहिए हो तो इतनी भी प्रॉब्लम्स हमें नहीं हुई है। एक मिडिल क्लास वालों को मतलब इतनी गहरी समस्या नहीं हुई, वो भी इंटरनेट के चलते। नहीं तो आप सोचिए कि यदि इंटरनेट नहीं होता तो और भी समस्याएं हो सकती थी। कई सारे कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुए, जैसे सेंटर को मान लीजिए उसमें मीटिंग कराना है, तो यहाँ पे यदि हम इसमें होता क्या है कि जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, और उसे मीटिंग कराना है, ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग करा लेती थी स्टेट से। कि क्या होता था, मतलब ऑनलाइन चलता था पूरा वर्चुअल में। यहाँ पे कोई नहीं था कि ऑफलाइन जाके वहाँ पे बैठे, क्योंकि कोविड-19 में था कि 2 गज की दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमारी रेगुलर होती रहीं, ठीक है। और इंटरनेट ने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, यानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो जब भी हमें ऐसे वगैरह लिखने को आएगा या मिलेगा तो कहीं पे ये चीज़ें हम पुट कर सकते हैं कि यदि कोविड-19 से हमें बहुत सारे हानियाँ हुई, इकोनॉमिकली हमें बहुत सारी यदि जो कंडीशन है बुरी हुई है हमारी, बट इतनी भी नहीं, वहीं पे कुछ सकारात्मक पहलू रखना चाहे तो हम ऐसे कुछ पॉइंट्स रख सकते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसका अर्थ है कि वस्तु अथवा सेवाओं के की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दे उसकी सुरक्षा हो, यानी कि यहाँ पे निजता के अधिकार इसी में आया था कि जो हम इंटरनेट में वस्तु एवं सूचना के बारे में जो भी जानकारी दे रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो हमारी क्या होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी में रहनी चाहिए, सिक्योरिटी उसकी या प्राइवेसी लीक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इसीलिए वो निजता का अधिकार भी आया था। अभी आपको पता होगा कि व्हाट्सएप एक बवाल कर रहा था, यानी कि अभी तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया है। और वो क्या कर रहा था कि मतलब उस कोई थर्ड पार्टी क्या करेगा कि उसे हमारी जो भी प्राइवेसी है, यानी कि हमारा जो भी नाम है, जो भी स्टेटस है, जो भी नंबर है, हम किससे चैट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यदि व्हाट्सएप जो किसी और को यदि दिखाना चाहता है तो वो हमसे परमिशन ले रहा था। अब आपको पता होगा कि अपडेट करने को हर एक उसमें व्हाट्सएप में मांग रहा था, ठीक है, कि 8 फरवरी के बाद ये बंद कर दिया जाएगा जो भी अपडेट नहीं करेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे इंडिया में इसके लिए कोई लॉ नहीं है अभी तक। और जब लॉ नहीं है, वो अपनी मन मर्जी कर रहा था, यानी व्हाट्सएप तो यहाँ की कंपनी नहीं है, और व्हाट्सएप तो पहले था लेकिन अब फेसबुक को उसे खरीद लिया, तो वो फेसबुक का कहलाएगा। आपको पता होगा कि जब हम व्हाट्सएप खोलते हैं नीचे लिखा रहता है फ्रॉम फेसबुक, ठीक है। नाम फेसबुक का मतलब है कि अभी फेसबुक के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें से वो ऐड वगैरह व्हाट्सएप में लाना चाहता था ताकि इससे इनकम हो, ठीक है। आप ऐप जो इंस्टॉल करते हो, व्हाट्सएप आपका फ्री है, किसी से भी चैटिंग करो, वीडियो कॉल करो, वॉइस कॉल करो, कोई भी आपका उसमें मतलब अलग से चार्ज नहीं लगता, ठीक है। डाटा आपका जितना भी खत्म होता है कि आप वीडियो कॉल कर रहे हो या वॉइस कॉल कर रहे हो, तो हमारा जो डेटा खत्म होगा उसके अलावा हमें कोई पेमेंट पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब इससे वो पैसे कमाने के चक्कर में हमारी प्राइवेसी लीक करने की सोच रहा था, और उसने कोशिश भी की, पूरा अपडेशन के लिए हर एक को उसमें मांग रहा था। लेकिन अब उसमें क्या कर दिया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया गया है कि आप यदि ऐसा करोगे तो हम व्हाट्सएप मजबूरन अपने देश में बैन करना पड़ेगा। और यहाँ पे बताना है कि जो व्हाट्सएप हमारा है वो किस कंट्री का है। ये जो व्हाट्सएप ऐप है इंडिया के द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी अदर कंट्री का है। तो थोड़ा सा इसको गूगल से सर्च करके बताइएगा कि किस कंट्री का है। और उसके बाद इसमें आता है, क्या होता है कि इसीलिए यूँ तो इंटरनेट जन अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले, यानी कि जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश में होता है, ठीक है। और इस्तेमाल करने वाले जो भी इसमें बताया गया है कि नेटिजन कहा जाता है, जो अंग्रेजी में करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेटिजन कहते हैं। और सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी वैयक्तिक तक यहाँ पे है कि सुरक्षा
और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी ना किसी प्रकार के नियमन जरूरी मानते हैं। यानी कि इसमें भी ये जो नेटिजन है तो वो तो ठीक है कि सरकार गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप ना करे, इसमें तो नहीं मानते, बट इसमें ये भी है कि उनकी जो प्राइवेसी है तो वो भी चाहते हैं कि हाँ, प्राइवेसी के लिए हमारे कोई लॉ लाने चाहिए और होने चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है कि परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यानी कि जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज आए दिन फेसबुक व्हाट्सएप में क्या होता है, फेक न्यूज आती है। यानी कि जिसका कोई तथ्य नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, वैसी न्यूज़ें और बहुत ज़्यादा वो ट्रेंडिंग में भी हो जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि यदि आप फेसबुक खोलते हो तो उसमें कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी जाएंगी या कि कुछ भी बातें, मतलब वो जो मॉब लिंचिंग का मामला आता है, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि उसमें से हमारा ये जो फेक न्यूज वाला है और इसकी एक सोची समझी बनाई गई अच्छी खासी टीम होती है, वो टीम वर्क करती है इसमें। ऐसे ही नहीं, वो जितना बड़ा एक स्क्रिप्ट तैयार करके पूरा न्यूज बना के वो देते हैं हमें। तो किसी के पास आप देख दो कि हम चैटिंग करते हैं तो यू लिखना है यदि हमें, तो सीधे हम बाई और यू नहीं लिखते, यू कर देते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया व्हाट्सएप की हमारी ये चैटिंग हो रही है। लेकिन जो ये होते हैं फेक न्यूज वाले, उनकी पूरी टीम होती है, वो पूरा स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। कोई एक इतना आप कभी सोचे होंगे कि मतलब कैसी कैसी बातें आ जाती हैं, कौन इतना माइंडेड होगा कि मतलब आए दिन ऐसे सर्च करता रहता है। हमारे आपकी बस की बात वो नहीं होती है। उनकी एक स्पेशल टीम वगैरह जो भी है वो करते हैं। और एक अभिमन्यु रिटर्न करके मूवी है, साउथ इंडियन की मूवी है, आप उसमें देखिएगा कि किस तरीके से वहाँ पे मतलब वो जो मूवी दिखाई गई है उसमें पूरा ये जो हमारा इंटरनेट का है ना, आप जब भी आपको टाइम मिले वो मूवी ज़रूर देखिएगा। और उसमें चीज़ें पूरी मूवी का नेम है अभिमन्यु रिटर्न करके है। ठीक है, उसमें ना हमारा जितना भी है कि इंटरनेट हमारा किस तरीके से हैक होता है। यहाँ पे आज हम जो स्क्रीन टच मोबाइल या एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी हमें कैसे लीक होती है। ओटीपी आता है, आप देखते हो कि ओटीपी जो हमारा आता है, जो भी 5-6 नंबर का ओटीपी आता है, उसमें क्या करता है कि हमने नंबर डाला मोबाइल में, जैसे ही हमने कोई भी ऐप खोलते हैं उसमें नंबर रजिस्टर्ड करते हैं, ओटीपी आता है, हमें डालना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक उसमें ओटीपी चला जाता है। ठीक है, अब जब ओटीपी हम मोबाइल में नहीं डालते, ओटीपी ऑटोमेटिक उसमें क्या लिख के और वो ऐप हमारा खुल जाता है। और इसका मतलब क्या होता है जो मैं बता रही हूँ, आई होप कि वो बातें आपके ऊपर से नहीं जा रही होंगी, क्योंकि ये हम सबके साथ होता है। और यहाँ पे जैसे ही मतलब हमारी ओटीपी उनके पास पहुँची, और ये तो सही है कि मतलब ओटीपी उनके पास जाती है तभी तो वो खुलता है। और ओटीपी गया, जो ओटीपी नंबर होता है हमारा, वो यदि उनके पास गया, हमारी प्राइवेसी समझिए लीक हुई। ठीक है, यानी कि हमारा नेम क्या है, हमारी चॉइस क्या है। आज आए दिन हम लोग व्हाट्सअप फेसबुक में अपनी जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सब कुछ डालते रहते हैं कि हमने सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, रात में क्या कर रहे हैं, अभी क्या खाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, कब चाय पीने का टाइम है, कब उठने का टाइम है। और इस तरीके से कोई भी हमारा फ़ायदा उठा सकता है। और जो जिसको भी इंटरनेट का अच्छा खासा नॉलेज होता है, आपको पता है हैकर्स भी कई टाइप्स के होते हैं, तो खैर उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बट इसमें बस इतना समझिए कि ये जो इंटरनेट से हमें मतलब जितना यूजफुल है उतना भी खतरनाक है। और अभिमन्यु रिटर्न मूवी ज़रूर देखिएगा किसी दिन। ठीक है, क्योंकि उससे जितना मैं नहीं बता पाऊंगी, शायद उससे भी ज़्यादा आप लोग वहाँ पे जाके समझ लेंगे कि इंटरनेट हमें कैसे यूज करना चाहिए। और एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज कर रहे हो तो उसे भी किस तरीके से चलाना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जहाँ पे भी आपका अकाउंट, जो भी मोबाइल नंबर अकाउंट से आपका लिंक हो, उसे आप बेहतर होगा कि अपने किसी एक कीपैड वाले फ़ोन पे रखिए। ठीक है, सिम कार्ड जो है वो एक कीपैड वाले फ़ोन पे होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही डेटा हमारा ऑन होता है, हमारी जितने भी ऐप होते हैं ना, वो हम जितने भी ऐप खोलते हैं, थोड़ा सा मैं आप टेक्नोलॉजी का बता ही दूं आपको। यहाँ पे हमारे जितने भी ऐप होते हैं, हम जैसे ही खोलते हैं वो क्या मांगता है हमसे, फोटो वीडियो। आप देखें ना, हम ओके ओके करते हैं, कभी पढ़ना उसे कि वो हमें क्या अलाउ करने को बोलता है। अलाउ जो बोलता है, डिनाई होता है, आप डिनाई कर दो तो वो क्या करेगा, ऐप नहीं खुलेगा। लेकिन हम उसमें जब करेंगे कि फ़ोटो भी, वीडियोज भी, इमेज भी, जितना भी होता है सब उसमें जब हम अलाउ करेंगे तभी खुलता है। यानी कि जितनी हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, जितने हमारे मोबाइल में वीडियोज़ हैं, जितने
जितने लोगों से हम बातें कर रहे हैं, जितने लोगों से हम एसएमएस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जिसका ये ऐप है उसके पास हमारी पूरी जानकारी है। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में 59 ऐप अभी कोविड-19 के चलते जो चीन में अभी इसी टाइम पे हुआ था, और हालाँकि कोविड-19 रीज़न नहीं था, उसका जो गलवान घाटी में चीन ने हमला किया था, रीज़न वो था। और उसके कारण क्या कर दिया गया था कि मतलब भारत में ऐप बैन कर दिए गए थे। और ऐप उसमें क्या लगाया गया था कि वहाँ पे बताया गया था कि ये हमारी निजता का या हमारी प्राइवेसी लीक कर रहा है, तो यानी हमारी संप्रभुता का इसमें हनन हो रहा है। इसीलिए मतलब इस आधार को देके कि हमारी जो संप्रभुता का अधिकार है उसका कहीं न कहीं हनन किया जा रहा है चीन के द्वारा, क्योंकि जितने भी सेंटर है वो चाइना में है और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, सीएम स्कैनर यूज कर रहे हैं। बहुत से ऐसे ऐप थे, जो हेलो ऐप था, वो भी सारे ये थे, वो चाइनीज़ ऐप थे और यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते थे। बट हमारा जो जितना भी डाटा था, हमारे मोबाइल में जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, आपको लगता होगा कि हम घर वालों की चोरी से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप या हम अपना मोबाइल छुपा के घर वालों से, मम्मी से, पापा से छुपा के तो चला सकते हैं, लेकिन जो इसका मालिक बैठा हुआ है उससे कोई भी बातें नहीं छुपी हुई हैं। यानी कि जिस भी ऐप को आप चला रहे हो, जिस भी ऐप को, वहाँ पे उस ऐप का जो भी ऑनर होगा उसके पास हमारी सारी डिटेल है। हमारे मोबाइल में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी अभी आप लोग यदि सर्विस आपको मिलती है, तो हो सकता है किसी को विजिलेंस डिपार्टमेंट मिले, किसी को कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मिले, कोई भी डिपार्टमेंट जब मिलेगा तो इनमें से आप लोग देखोगे कि किस तरीके से जो भी होता है, मतलब एक फ़ोन कॉल से हम लोग पूरी बातें ट्रेस कर लेते हैं। आप देखते हो पुलिस जो होता है वो हमारा क्या करता है, सबका फ़ोन ट्रेस करता है, किसी को पकड़ना हुआ, कोई भाग रहा है, तो उसमें से ये सारी चीज़ें अभी हमें पता नहीं है। और इसीलिए ये साइंस एंड टेक का जो आया है, मतलब ये चैप्टर रखा गया है, क्योंकि अब इसकी इम्पोर्टेंस है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक जो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट है या जो एक गजेटेड ऑफिसर बनने वाला है, उसके पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि दुनिया में क्या कैसे हो रहा है एंड कब हमें कौन बेवकूफ़ बना सकता है, वो हमें पता होना चाहिए। और इंटरनेट का इसलिए हम यूज करें, बट थोड़ा केयरफुली होके करें तो हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। आप देखोगे कि जो भी मतलब ये बहुत ही हाई रैंक के होते हैं, वो बहुत ही कम फेसबुक, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, वीडियो जो भी होते हैं वो बहुत कम शेयर करते हैं, या वीडियो कॉल वगैरह में बातें वगैरह करते हैं, क्योंकि उनके पास भी उनकी प्राइवेसी यदि लीक हुई तो उनसे बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। आर्मी के लिए पूरी तरीके से फेसबुक बैन कर दिया गया, क्योंकि उसमें से भी खतरा था कि एक भी आर्मी मैन पकड़ा जाता है तो इंडिया की क्या प्रोसेस चलती है उसमें वो पूछ सकते हैं या कुछ भी उसका मिसयूज कर सकते हैं। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और क्या होता है कि क्या आप किसी अजनबी को क्या होते हैं, अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं, यानी कि कोई अजनबी हो, इसमें बताया भी गया है कि कोई अजनबी है उसे हम ईमेल भेज सकते हैं। क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताक झांक कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट क्या आतंकवादियों का सुराग या पता लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत अकाउंट में ताक झांक कर सकती है? तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनका आंसर अभी हम देखेंगे। और इसमें क्या होता है कि क्या राजनीति सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ, और इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत में ये सारी जो बातें हैं उनके बारे में सीखने के लिए हमारे इसमें बहुत कुछ है। अभी इसमें सुकरात के बारे में थोड़ा इन पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हालांकि। और इसमें क्या है कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, यहाँ पे अब हम समझेंगे। और इसमें जो भी मतलब हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे किसी भी मीडियम के हो, डजेंट मैटर, वहाँ पे आपको साइंस एंड टेक पढ़ना पड़ता है। और उसमें ये आपसे कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे कि मतलब जो भी आप यदि एक मैडम है, अभी उनका 2020 में ही सेलेक्टेड हुई वो, तो वो उन्होंने बताया था कि मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो एंड ये टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा यूज हो रही है, हर वर्ग में टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगी? आपने कभी साइंस बैकग्राउंड से तो आपका था नहीं। तो उन्होंने फिर अपना बताया था कि मतलब अभी हमने पढ़ा है
है या मेरी सीखने की जो कैपेसिटी है बहुत मतलब जल्दी सीख जाती हूँ। एंड मैं हालांकि बहुत कुछ आता है और जो भी नहीं आता मैं जल्दी सीख जाऊंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और ये जो इंटरनेट की दुनिया है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल के साथ साथ बहुत ही ये हमारे लिए खतरनाक भी है। तो इसलिए सावधानी हमें किस तरीके से बरतनी है, कैसे एक नंबर से थोड़ा सा ये मेरी बात मानिएगा, मैं आपको बिगाड़ने के लिए नहीं बनाने के लिए ही बात कर रही हूँ। अभिमन्यु रिटर्न मूवी जरूर देखिएगा और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो उसको देखने के बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मूवी इंजॉय करने के उससे नहीं देखिएगा, क्योंकि इंजॉय करने के लिए बहुत सारी मूवी पड़ी हुई है। बस उसको एक अपने नॉलेज गेन करने के लिए हमें देखना है, क्योंकि उस मूवी में खैर इंजॉय लायक कुछ है भी नहीं। तो उसमें आपको देखना है कि किसी लोगों की चाहत होती है कि वाह कितना मतलब अच्छे तरीके से फाइट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो नहीं देखना, किस तरीके से इंटरनेट का कौन मिसयूज कर रहा है, कब कर रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा। आप देखोगे तो उसमें एक दिखाया गया है कि एक वॉच पहने रहता है और जब मान लीजिए यहाँ पे कोई पब्लिक खड़ा है, ये यहाँ पे कोई सपोज आप खड़े हैं, ठीक है। इसमें वो इंसान आता है, अपनी वॉच को आपके हाथ पे लगाता है, आपके मोबाइल पे या जेब में, हाथ में कहीं पे भी ली है, आपका वो फोन ट्रेस कर लेता है। सिर्फ उसने लगाया, अब वो क्या लगाता है, कैसे लगाता है, वो पूरी मूवी देखने के बाद ही आपको क्लियरिटी आएगी कि हाँ ये क्या चीज़ है और कैसे होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चैप्टर काफ़ी बड़ा है बट हाँ अच्छे से पूरा समझ के ही चलेंगे और विस्तार से पढ़ते चलेंगे ताकि अच्छे से हमारी समझ डेवलप हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।